नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते 2 साल हो चुके हैं। अवाम को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। अवाम से कहा जा रहा है कि मुश्किलात से निकल आए। उम्मीद दिलाई जा रही है कि आने वाला दौर खुशहाली का दौर होगा। दावे किए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड कामयाबियां मिली हैं। तवक्को की जा रही है कि माशी बेहतरी से माशी जमूद टूट जाएगा। उम्मीद दिलाई जा रही है कि आने वाला दौर खुशहाली का दौर होगा। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत खुशगवार हैं, लेकिन अवाम सवाल कर रही है कि इनके हिस्से में क्या आया, किसका एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुंचा, कितने अरब की लूटी दौलत वापस आई, कितने करोड़ लोगों को नौकरियां मिली, कितने लाख घर अब जो है वो उनको घर मिले। आटा और चीनी महंगी करने वाले कौन से माफिया को निशाने इबरत बनाया गया, कानून नाफिज करने वाले कौन से इदारे की कारकर्दगी बेहतर हुई, जो ख्वाब दिखाए गए थे इनमें से कौन कौन से पूरे किए गए। 3 चीजें ऐसी हैं जो इस कौम ने सीखी हैं। एक ये कि आप लोगों ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दूसरी जीत आपकी अफगान महाजरीन को पनाह देना। तीसरी चीज कि आपने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया। सदर आरिफ अलवी बता रहे थे कि अवाम ने क्या क्या सीखा। अवाम जो मर्जी सीख ले नाज़रीन, इसकी अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि हुक्मरानों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, हुकूमत बहुत कुछ सीख चुकी है। हुकूमत ये सीख चुकी है कि अगर कोई कुछ अच्छा हुआ है तो वो उसकी जाती सलाहियत की वजह से हुआ है, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसका कसूरवार सिर्फ मीडिया है। हाल ये है कि अच्छी खबरों का प्रचार पाकिस्तान में नहीं होता। मीडिया के अंदर और हर तरफ इस बात की ज्यादा गुफ्तगू होती है कि ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। मैं देखता हूँ ये बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। जी हाँ, मीडिया ही तो उसको मजबूर करता है कि बुरा भला कौन। बिल्कुल ठीक। हुक्मरानों ने सीख लिया है कि चाहे तरक्की की शरह 5.8 से कम होकर मनफी आ चुकी हो, मुल्की कर्जा बढ़ गया हो, खाने पीने की चीजें 130% महंगी हो चुकी हो, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया जा रहा हो, फिर भी मुल्की मैशत को बेहतर कहा जा सकता है। तो आज वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसने 40,000 का मार्क का क्रॉस किया। रेमिटेंसेस आपके 20 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर तक पहुंचे, और जुलाई के अंदर पाकिस्तान की तारीख का आपने रिकॉर्ड। हुकूमत ने यह भी सीख लिया है कि कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज कैसे उठानी है और कैसे एक मुतहदा मौक़िफ़ देना है। मैं समझता हूँ कश्मीर में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने शुरू से ये वादा किया कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। ये आपकी जीत है, मैं इसमें हम सब मुत्तहिद हैं। जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं, और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क। इन 2 सालों में हुक्मरानों ने सीख लिया है कि चाहे ऊपर कितना ही ईमानदार आदमी बैठा हो नाज़रीन, माफिया फिर भी अपना काम दिखा जाता है। और आटा चीनी माफिया अवाम की जेब पर बिलाखिर डाका मारने में कामयाब हो जाता है। चाहे हुक्मरान ईमानदार हो, अवाम फिर भी महंगाई का अजाब सहते हैं। हुक्मरानों ने शायद ये भी सीख लिया है कि चीजें महंगी होने पर पहले जिम्मेदारी माजी के हुक्मरानों पर डालो, कीमतें काबू में ना आए तो जिम्मेदारी सियासी मुखालिफिन पर डालो। हुक्मरान ये भी सीख गए हैं कि किसी भी ओहदे पर तकर्रुरी सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। किसी भी शख्स को जाती दोस्ती की बुनियाद पर कोई भी ओहदा नहीं देना चाहिए। हुकूमत करते हुक्मरान ये भी सीख गए हैं कि नैब सिर्फ तब अच्छी है जब मुखालिफिन के खिलाफ केस चलाए, और अगर नैब PRT करप्शन का केस चलाए, मालम जब्बा करप्शन का केस चलाए, वज़ीर आज़म के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस चलाए, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस चलाए, तो नैब अच्छी नहीं है। टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। दोनों एक्शन तैयार है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी। इन 2 सालों में हुक्मरान ये भी सीख गए हैं कि जब सानहा मॉडल टाउन होता है तो उस वक्त फायरिंग का ऑर्डर ऊपर से आया होता है और उसका जिम्मेदार सूबे का वजीर आला होता है, लेकिन जब साहिवाल में अहलकार बेगुनाहों को मारते हैं तो
تو ذمہ دار صرف وہی اہلکار ہوتے ہیں اور بعد میں وہ چھوٹ بھی جاتے. اور حکومت یہ بھی سیکھ گئی ہے ناظرین کے نئے صوبے بنانے کی بات الیکشن مہم میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر واقعی نئے صوبے بنانے ہوں تو اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی. حکومت نے اور کیا کیا سیکھا بات کریں گے. حکومتی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب صداقت علی عباسی صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمیں سننے کا. تو سر یہ سب کچھ تو آپ نے سیکھ لیا، اس کے علاوہ کچھ سیکھنا باقی رہ گیا ہے سر، یا عوام کو سکھانا باقی رہ گیا ہے عباسی صاحب؟ علی صاحب بہت شکریہ. اتنا بڑا آپ کا انٹرو تھا، میں کس بات کا جواب دوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس امید سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، بہت بڑی لوگوں کی توقعات تھی، جتنے بڑے مسائل تھے 2 سال میں، واقعی اگر ہمیں بہت سارا، اگر ہماری سختی سے آپ اسکروٹنی کریں تو شاید ہم نے سیاسی طور پہ کوئی بہت بڑے کام نہیں کیے، لیکن اندرونی طور پہ معیشت کے، معاشرت کے دیگر جو ہے وہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں وہ یہ گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیے ہیں. اب یہ دکھانے والی چیزیں انشاءاللہ وہ اس سال سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے، آپ نے پہلے سٹارٹ میں آپ نے معیشت کو فیل کیا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ادارے جو ہیں، چاہے وہ موڈیز ہو، چاہے وہ فنچ ہو، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سٹیبل قرار دے دیا. پاکستان میں معیشت کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ سٹاک مارکیٹ ہے، اور سٹاک مارکیٹ آپ کو بہت بہتر اور دنیا کی اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ سٹاک مارکیٹ ہے. غریب کی معیشت کو ناپنے کا پیمانہ پتہ ہے آپ کو عباسی صاحب؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فورن ریمیٹنسز اس سال جولائی میں آیا ہے. یہ تو معیشت کی باتیں ہیں. باقی پاکستان میں آج صوبہ خیبر پختونخوا میں 100% لوگوں کی پرائیویٹ ہیلتھ جو ہے، ہیلتھ پرائیویٹ اسپتالوں میں انشور ہو گئی ہے. اب پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے 200 پناہ گاہیں بن گئی ہیں، کھانے کا بندوبست ہو گیا، پورے آف دا پور کا خیال کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان جتنا مشکل ملک ہے گورن کرنے کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ایسے ہی راتوں رات کوئی پاکستان کو تبدیل کرنے کے خواب بھی دیکھنے چاہیے. میں نے سر عرض یہ کرنا تھا کہ جو ایک غریب کی معیشت کا پیمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہنگائی، وہ ہوتا ہے بجلی، وہ ہوتا ہے بنیادی ضرورت صحت کی. اچھا آپ نے بجلی 11 سے 18 روپے پہ لے گئے، سرکولر ڈیٹ پھر بھی ختم نہیں ہو پا رہا آپ سے. مہنگائی آپ کی 11% انفلیشن ریٹ کھڑا ہوا سر آپ کا. بے روزگاری آپ کے آنے سے پہلے 5% تھی، آپ آئے تو 9% ہو گئی. اور یہ سارے اعداد و شمار میں مارچ 2020 کے پہلے کے دے رہا ہوں سر، کووڈ-19 کے پہلے کے دے رہا ہوں سر. یہ غریب کے پیمانے ہیں سر معیشت کے، یہ تو تباہ ہو رہے ہیں سر. دیکھیں بالکل، دیکھیں اگر آپ غریب کی بات کرتے ہیں تو آپ نے میری بات کو پوری طرح نظر انداز کر دیا کہ کے پی کے میں کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اس کی ہیلتھ اس کو 10 لاکھ روپے کا وہ علاج کرے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. پنجاب میں اس وقت 72 لاکھ خاندان جو ہے وہ انشور ہو گئے. آپ کا جو کووڈ کے دوران جو 1 کروڑ اور 40 لاکھ خاندانوں کو جو ہم نے مالی معاونت دی ہے، لوگوں کو بجلی کے بل دیے. آپ نے جو دوسرا سوال کیا، مہنگائی ہے اور بالکل وہ کم ہونی چاہیے. یہ آٹا بجلی کا بھی ایشو چل رہا ہے، انشاءاللہ سالو ہوگا. جو آپ نے بجلی کی بات کی، مجھے آپ بتا دیں، آپ اپنے چینل پہ بتا دیں کہ بجلی کے تمام معاہدے پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، انٹرنیشنل معاہدے ہیں، ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر کے ان کو بہتر لے کے آئیں. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ مہنگی بجلی خریدیں سستی بیچیں تو سرکولر ریٹ کیسے نہیں بنے گا؟ تو اس کا ساری ذمہ داری آپ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے بجلی کے مہنگے منصوبے سائن کیے اور کیپیسٹی پہ منصوبے سائن کیے کہ کیپیسٹی پہ بجلی کوئی خریدے نہ خریدے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اور ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. تو بھائی مہنگائی کے علاوہ باقی جو کچھ بجلی کی بات مان لیا، لیکن آپ نے کے پی کے میں سستے منصوبے لگانے تھے، 73 میگا واٹ بجلی پیدا کرنی تھی، لیکن وہ آپ نے نہیں کی سر. آپ منصوبے لگا لیتے سستے کے پی کے میں، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا. خیر بہت بہت شکریہ. صداقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے. نفرت انگیزی، شر پسندی، فرقہ واریت اور مذہبی تعصب کے پیچھے صرف نریندر مودی نہیں تھا. انتہا پسند نظریات کا پھیلاؤ صرف بی جے پی کا کام نہیں تھا. دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک ہندو انتہا پسند ایجنڈے کو اپنا کندھا دیتا رہا ہے. بھارت نے مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے خلاف زہر انگیز مواد دھڑلے سے فیس بک پر نشر ہوتا رہا. فیس بک کے سخت قوانین خاموش رہے. بی جے پی کے شرپسند رہنماؤں کی نفرت پھیلانے والی پوسٹ ہوتی رہیں. نہ پوسٹ ہٹائی گئی اور نہ ہی اکاؤنٹس بند کیے گئے. فیس بک کی منافقت
भारत नवाजी और बीजेपी के साथ घिनौने गठजोड़ को बेनकाब करने वाली अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने न सिर्फ भारत को बल्कि फेसबुक को भी पूरी दुनिया में बदनाम किया। 5 रोज कबल शाया होने वाली रिपोर्ट में अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि फेसबुक नफरत अंगेज मवाद शेयर करने के बावजूद बीजेपी के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों को मुसलमानों के कत्ल पर उकसाने और मसाजिद को मुनहदिम करने की धमकी देने वाला बीजेपी का सियासतदान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब तक फाल है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर करने वाले फेसबुक एहलकार बीजेपी रहनुमा राजेश सिंह की पोस्ट को नफरत आमेज करार दे चुके हैं, मगर भारत में तैनात फेसबुक एग्जीक्यूटिव अनखी दास ने बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक एग्जीक्यूटिव अनखी दास ने न सिर्फ बीजेपी हामी है बल्कि नरेंद्र मोदी की तारीफ में आर्टिकल्स भी लिख चुकी हैं और इनका मौक़िफ़ है कि बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ इकदाम से कंपनी के कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट के बाद भारत में सियासी तूफान जन्म ले चुका है। सियासी जमातें बीजेपी और फेसबुक के किरदार पर उंगलियां उठा रही हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग से सूरत-ए-हाल की तहकीकात का मुतालबा किया। नाज़रीन, फेसबुक और बीजेपी के ताल्लुकात पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं उंगलियां उठा रही है बल्कि भारत की दूसरी जमातें भी इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करती रही हैं। 1 साल पहले भारतीय सेनेट के रुकन और टीएमसी पार्टी के रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने तो बाकायदा कहा था कि लोकसभा इंतखाबात में फेसबुक बतौर इदारा बीजेपी के इंतखाबी मुहिम चलाती रही। अमी राय पर असरअंदाज होने और इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल होने के इल्जामात फेसबुक पर पहली बार नहीं लग रहे। फेसबुक पर अमरीकी इलेक्शन में असरअंदाज होने जैसे संगीन इल्जामात लग चुके हैं और इन इल्जामात के हवाले से फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को कांग्रेस के सामने सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में फेसबुक की बीजेपी नवाजी के इंकशाफ के बाद नाज़रीन वहां के सहाफती हलके भी फेसबुक एग्जीक्यूटिव अनखी दास के खिलाफ मुतहर्रिक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सहाफी अवेश तिवारी ने अनखी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। भारतीय सहाफी का कहना है कि फेसबुक इंडिया में फिरका वाराना हम आहंगी को खराब करने वालों की हौसला अफजाई करता रहा है। अवेश तिवारी ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा कि फेसबुक यकीनन इंडिया में कारोबार करना चाहता है लेकिन इसे इंडिया में सियासत करने का हक हासिल नहीं है। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी के जिस रहनुमा राजेश सिंह की नफरत अंगेज पोस्ट की निशानदही की थी, उनका कहना है कि उनका उस वक्त कोई फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। 2018 में उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। राजेश सिंह का फेसबुक अकाउंट उस वक्त भी मौजूद है और एक्टिव है, इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, अगर वो अकाउंट जाली है तो फेसबुक इसे ब्लॉक क्यों नहीं कर रही है? ऐसा लग रहा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बीजेपी का आलाकार बनता जा रहा है और मामला सिर्फ बीजेपी और फेसबुक के गठजोड़ का नहीं बल्कि फेसबुक के इस मनफी रवैये का भी है जो खास तौर पर मुसलमानों के साथ रवा रखा जा रहा है और यह सिलसिला नाज़रीन बरसों से जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से फेसबुक की आंखें बंद थीं। अगर कोई सारिफ गलती से भी कोई पोस्ट या तस्वीर शेयर कर दे तो यही फेसबुक के कवानीन तेजी से हरकत में आते हैं और कश्मीरियों की आवाज दबा दी जाती है। गुज़िश्ता बरस नाज़रीन दिसंबर में कश्मीरियों के हक में पोस्ट करने पर फेसबुक ने जमात इस्लामी पाकिस्तान के सफ़े को ब्लॉक कर दिया था। कश्मीरी मुजाहिद बुरहान मुजफ्फर वानी की तस्वीर शेयर करने पर अदाकार हमजा अली अब्बासी की पोस्ट को हटा दिया गया था, जिस पर शदीद एहतजाज सामने आया और मार्क ज़करबर्ग ने अदाकार से माफ़ी मांगी थी। और ये मामला सिर्फ बीजेपी और कश्मीरियों तक ही महदूद नहीं है बल्कि फ़लस्तीन के मुसलमान भी फेसबुक के तासुब का शिकार होते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस जाली अकाउंट्स ब्लॉक करने की आड़ में इसराइल के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सैकड़ों फलस्तीनियों के अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। इस सूरत हाल के मुताबिक फेसबुक मुसलमानों के लिए आज़ाद राय का गला घोटने का एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है नाज़रीन, जहां मुस्लिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद को खूब तशहीर किया जाता है, खूब मशहूर किया जाता है, लेकिन मुसलमानों पर मजालिम की पर्दापोशी की जाती है। कश्मीरियों और फलस्तीनियों की आवाज को दबाया भी जाता है। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम बात करेंगे।
नाज़रीन, पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें तेजी से बहाल होती नजर आ रही हैं। एक जानिब स्टार खिलाड़ी नए नए रिकॉर्ड्स लगाकर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पीसीबी मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी और क्रिकेट के फरोग के लिए अहम फैसले और अहम ऐलानात कर रहा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर और एसोसिएशंस को कोचेस की तकर्रियों का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक साबिक कप्तान और स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच तैनात कर दिया गया, जबकि साबिक क्रिकेटर्स अतीक उज़ ज़मा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फील्डिंग और विकेट कीपिंग, जबकि साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक, एजाज चीमा, बासित अली और फैसल इकबाल को भी एसोसिएशंस का कोच मुकर्रर किया है, जबकि डोमेस्टिक सीजन 6 के लिए 36 कोचेस का भी ऐलान किया गया है। सूबाई एसोसिएशंस के कोचेस मिसबाउल हक की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। एक जानिब क्रिकेट के लिए अहम फैसले हो रहे हैं, दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के सितारे दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का शानदार दौर वापस आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, जो 2020 टीम और वनडे क्रिकेट के कप्तान भी हैं, क्रिकेट बड़े बड़े रिकॉर्ड एक एक करके अपने नाम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें मुस्तकबिल की क्रिकेट का बादशाह करार दिया जा रहा है। अब उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया नाज़रीन, जो क्रिकेट की तारीख में गिने चुने खिलाड़ियों के हिस्से में आया है। बाबर आजम तीनों तर्ज की क्रिकेट की रैंकिंग में एक बार फिर टॉप 5 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल होने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम ने एक मरतबा फिर टेस्ट में पांचवी पोजीशन हासिल की है, जबकि वो वनडे में तीसरे और टी20 में पहले नंबर पर बराजमान है। और आजम का बल्ला तेजी से रन्स उगल रहा है। क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े नाम उनके खेल से मरऊब दिखाई दे रहे हैं, उनकी शानदार बैटिंग और बेहतरीन तकनीक की तारीफें कर रहे हैं। 2 आलमी कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान की रिकी पॉन्टिंग तो बाबर आजम को नई बुलंदियों पर देख जारी सीरीज के दौरान इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन बाबर आजम के खेल से बहुत मुतासिर नजर आते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बाबर आजम की कवर ड्राइव की टेक्निक का दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, और अगर उनका किसी से मवाजना किया जा सकता है तो वो है टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद भारतीय कप्तान विराट कोहली, जिनकी कवर ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा का कहना है कि बाबर आजम और विराट कोहली के अंदाज में थोड़ा फर्क तो है, लेकिन हमारे स्टार खिलाड़ी की ड्राइव विराट कोहली से बहुत मुनफरद। बाबर आजम के जानदार स्टार स्ट्रोक्स का जिक्र हो तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच कौन भूल सकता है, जिसमें जनूबी अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बॉलर डेल स्टेन भी बाबर आजम के सामने पानी भरते नजर आए। पाकिस्तानी बल्लेबाज जब डेल स्टेन को चौके पर चौका मार रहे थे और इंग्लिश कमेंटेटर मार्क निकोलस बाबर आजम की तारीफें कर रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो समा देखने वाला था। अंदाज से हटकर रिकॉर्ड पर बात की जाए तो बाबर आजम का तजुर्बा तो भारतीय कप्तान से कम है, लेकिन वो कामयाबियां उनसे कहीं ज्यादा तेजी से समेट रहे हैं। बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा तेजी से सेंचुरियां बना रहे हैं। टी20 के तेज तरीन 1000 रन में भी बाबर आजम विराट कोहली से आगे हैं। अपना नाम क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों की फहरिस्त में भी लिखवा चुके हैं। बाबर आजम वो 5वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने 25 साल से कम उम्र में किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। इस फहरिस्त में हमारे स्टार खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर सचिन तेंदुलकर हैं, एबी डिविलियर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा जैसे अजीम खिलाड़ी मौजूद हैं। और ये यादगार इनिंग्स उन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। कम से कम इनिंग्स में उनकी ये 10वीं सेंचुरी भी एक रिकॉर्ड। आजम अपने मस्बत और शानदार खेल के बायस पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, और अगर यही रफ्तार और यही अंदाज रहा तो वो दिन दूर नहीं नाज़रीन कि हर पाकिस्तानी को बाबर आजम पर फख्र होगा। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। सर, क्या कहेंगे आप? बाबर आजम एक शानदार प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउ फार डू यू थिंक ही कैन गो? देखिए अली, बाबर आजम बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर है। 2015 में मुझे याद है मैंने इसका डेब्यू कवर किया था कदाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ। 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है बाबर आजम, और गुज़िश्ता 1-2 बरस में जिस तरीके से उसने मैच्योरिटी शो की है, जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, जिस तरह वो इंग्लैंड में रन्स कर रहा है, यकीनन उसका मुस्तकबिल एक बड़ा रोशन और ताबनाक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो बाबर आजम को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि
بابر اعظم وراٹ کوہلی ہے, بابر اعظم ایئن اسمتھ ہے. ہمیں کسی سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, میری ذاتی رائے یہ ہے, اور کھلاڑی کو کنسنٹریٹ کرنے دینا چاہیے اس کی بیٹنگ پر. تو بابر اعظم کو بھی وقت درکار ہے, اور بابر اعظم میں اتنا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں پاکستان انڈر 19 سے آیا, انڈر 19 کی کپتانی کی, مختلف مراحل سے ہوتا ہوا آیا. تو میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بہت ہے اس میں, لیکن ہمیں بہت زیادہ ہائپ بنا کر اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اتنا پریشر ڈال دیں کہ وہ اس پریشر کا شکار ہو جائے. بابر اعظم کے ناقدین علی یہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم نے میچ وننگ اننگز نہیں کھیلی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے نقطہ نگاہ سے. تو اب بابر اعظم کے لیے موقع ہے, پاکستان کا وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سے اب سپر سٹار بن چکا ہے, تو موقع ہے کہ وہ میچ وننگ اننگز کھیلے اور اپنے ناقدین کو بتائے کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, کمپیریزن جو کیا جا رہا ہے وہ ٹنڈولکر سے کیا جا رہا ہے, اے بی ڈیویلیئر سے کیا جا رہا ہے, رکی پونٹنگ سے کیا جا رہا ہے, برائن لار سے, بلکہ ناصر حسین جو سابق برطانوی کپتان ہیں انہوں نے تو وراٹ کوہلی سے بھی کمپیریزن کیا. یہ کمپیریزن جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرپاس کر جائیں گے بابر اعظم ان کھلاڑیوں کو؟ فی الحال تو ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, اٹس ٹو ارلی. علی کمپیریزن تو کر رہے ہیں لوگ, اس میں پوٹینشیل ہے. جو بابر اعظم کا کور ڈرائیو ہے اس طرح کا کور ڈرائیو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی نہیں کھیلتا. لیکن ابھی ہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ ان کو سرپاس کر جائے گا. وراٹ کوہلی 2008 میں آیا, آپ دیکھیں وہ بھارتی انڈر 19 ٹیم کا کپتان تھا جس نے انڈر 19 ورلڈ کپ جیتا کوالالمپور میں. اس ورلڈ کپ میں پاکستان انڈر 19 ٹیم میں شان مسعود تھے, عمر اکمل تھے, اس ورلڈ کپ میں احمد شہزاد تھے, محمد عامر تھے, اماد وسیم کپتان تھے. تو وہ کہاں چلے گئے؟ مطلب لڑکا اگر میدان میں اترتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ درکار ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارلی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. پوٹینشیل بہت ہے اور اللہ کرے یہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے, پاکستان کا نام روشن کرے. پوٹینشیل بہت ہے بابر اعظم میں. بالکل. اچھا, دوسرا اب آگے بڑھتے ہیں مرزا صاحب. اب جو چینجز آئی ہیں بورڈ میں, محمد یوسف, اس کے بعد عتیق زماں, محمد زاہد, عبدالرزاق, زاز چیمہ, باسط علی, فیصل اقبال, ان کو عہدے دیے گئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ دے آر رائٹ پیپل فار دا رائٹ پلیس؟ دیکھیں ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ پر تنقید کر رہے تھے. ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو اپنے فولڈ میں لے کر ان کو خاموش کرا دیا ہے, کہ انہیں نوکریاں دے دی ہیں, کیونکہ ماضی میں جو کرکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں رہتا تھا وہ بورڈ پر تنقید کرتا تھا, اور جب نوکری مل جاتی تھی تو وہ بالکل خاموش ہو کر بورڈ کی تعریف و توصیف شروع کر دیتا تھا. اب ان میں ایک دو چیزیں جو ذہن میں لانی چاہیے کہ ایک طرف آپ کرکٹرز کو بے روزگار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اس میں سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو گئی, کرکٹرز نوکریوں کی تلاش میں. دوسری طرف آپ سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو اتنی بڑی تعداد میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں مختلف عہدے دے رہے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں علی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں امپورٹڈ لوگ آئے, جیسے وسیم خان ہے وہ انگلینڈ سے آئے, احسان مانی زیادہ تر انگلینڈ میں رہتے ہیں. پھر اب جو کوچز آ رہے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں عتیق الزماں, وہ ایک ٹیسٹ پاکستان سے کھیلے, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ انگلینڈ سے آئیں گے. محمد زاہد 5 ٹیسٹ میچز کھیلے, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ انگلینڈ سے آئیں گے. تو اب ہم نے کیا کوچز کو بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے پی سی بی کے آفیشل کے ساتھ ساتھ؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. لیکن محمد یوسف کی صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں. عبدالرزاق جو بڑی تنقید کرتے تھے وہ آ گئے, باسط علی تنقید کرتے تھے وہ آ گئے, بے شمار لوگ آ گئے ایسے جو کرکٹ بورڈ کے معاملات پر تنقید کرتے تھے. ایک تو ہے نا مرزا صاحب کہ یہ لوگ تنقید کیا کرتے تھے, لیکن دوسرا پہلو یہ کہ کیا یہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں؟ مطلب محمد یوسف کے ٹیلنٹ پہ شک نہیں ہے, محمد زاہد کے ٹیلنٹ پہ شک نہیں ہے, ٹاپ کلاس بالر ہیں وہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید کا پہلو ایک طرف, مگر اگر ٹیلنٹ دیکھا جائے تو پھر تو یہ میرٹ پہ اترتے ہیں؟ دیکھیں ٹیلنٹ تو بے پناہ ہے, لیکن آج کل کی جو جدید دور کی کرکٹ ہے علی, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کون سا کورس کیا ہے. کوچنگ کورس کوئی کر کے آئے ہیں یا ڈائریکٹ را کے طور پر آ گئے. جیسے آپ مصباح الحق کو لے آئے تھے, مصباح الحق اس لیول کا کورس نہیں کیا تھا. جیسے آپ ندیم خان کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں لے کر آئے, انہوں نے بھی لیول 4 نہیں کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے کوچنگ. مرزا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.